वेलकम बैक टू एनसीजीसी। मैं सैयद तकी हसन नियाजी हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर, जो है इंडो इस्लामिक कल्चर का सेकंड पार्ट और क्विक रिवीजन है मुगल डायनेस्टी का। तो हम कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में पूरा मुगल कंप्लीट करने की। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। जो हमने कल पिछली वीडियो में छोड़ा था, जहाँ पर वो था इब्राहिम लोदी, तो वहाँ पर इब्राहिम लोदी का रूल उससे आगे का पढ़ते हैं। आखिरी सल्तनत रूलर था और उनके दौर में राणा सांगा और दौलत खान लोदी जो इब्राहिम लोदी का चाचा था, और राणा सांगा उसने मिलकर इनवाइट किया बाबर को और यहाँ पर हमला करवाने के लिए, इब्राहिम लोदी को ख़त्म करने के लिए। तो आइए बात करते हैं ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और ये पहला बादशाह है जिसने अपने नाम के आगे गाजी लगाया। टाइटल गाजी लगाने वाला पहला बादशाह है। गाजी यानी हु फाइट्स फॉर इस्लाम या हु फाइट फॉर राइट कॉज। तो गाजी कहने वाला अपने आप को पहला बादशाह बाबर था। बाबर के फादर का नाम उमर मिर्जा है और ये डिसेंडेंट थे मदर साइड से, पैटर्नल साइड से तैमूर के वंशज थे, और पैटर्नल फादर साइड से तैमूर के थे, मैटरनल मदर साइड से चंगेज खान की औलाद थे ये। तो आइए इनके बारे में बात करें। तो ये पहली बैटल इनकी हुई हिंदुस्तान में, बैटल ऑफ पानीपत 1526 में। इस बैटल में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जंग हुई और बाबर जानता था कि इब्राहिम लोदी को हराना आसान नहीं है। 1 लाख की फौज है इनके पास, 12,000 की फौज लेके आए, पर इन्होंने अपनी एक पॉलिसी, जिसको तुगलमा पॉलिसी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया, जिसके जरिए हिंदुस्तान में इन्होंने पहली जीत हासिल की। और ये हिंदुस्तान में गन पाउडर या कैनन्स का इस्तेमाल करने वाले पहले बादशाह बने, पहले रूलर बने जिसने कैनन्स का इस्तेमाल किया। इससे पहले तोपों का इस्तेमाल हिंदुस्तान में नहीं हुआ था और ये तोपें इनको उस्मानिया डायनेस्टी से मिली थी। तो इस पॉलिसी में क्या होता था कि तोपों के पीछे फौज छुप जाती थी, तोपों से कवर करके फौज चलती थी और ढाल हटाते थे और हमला करते थे। तो इसने आगरा ना जाके इंतजार किया, पानीपत के मैदान में अपनी फौज को इकट्ठा करके, और वहाँ इब्राहिम लोदी का इंतजार किया। इब्राहिम लोदी आए, 6 घंटे के अंदर इन्होंने फौज को खत्म करके तहस नहस कर दिया और इब्राहिम लोदी मैदान में ही खत्म हो गए। और यहाँ से ये जीत कर आगे बढ़ा और जाके आगरे में अपनी सल्तनत इस्टेब्लिश करी। उधर राणा सांगा, जिन्होंने वादा किया था कि मैं इब्राहिम लोदी के खिलाफ आपका साथ दूंगा, उन्होंने जंग में साथ नहीं दिया। तो इसके बाद इसने राणा सांगा से जंग लड़ी और 1527 में वो बैटल खानवा कहलाई और उस बैटल में फिर बाबर जीते। 4 साल 4 बैटल, देखिए पानीपत, खानवा, चंदेरी एंड घग्गर। तो अगर कोड में याद रखें तो पानी पिया, खाना खाए, चाय पियो, घर गए। तो इस तरीके से 4 हिस्सों में बना के आप याद कर सकते हैं। तो पहली पानीपत, दूसरी खानवा, तीसरी चंदेरी, चौथी घग्गर। तो 26, 27, 28, 29 4 साल लगातार जंग हुई, जिसमें पहली जंग इब्राहिम लोदी के खिलाफ, दूसरी राणा सांगा, तीसरी मदनी राय और चौथी जो थी बाबर वर्सेस महमूद लोदी। ये अगवान थे, कभी खाली लोदी लिखा हुआ आता है, कभी अगवान आता है, कभी महमूद लोदी भी आ सकता है। ये जिस टाइम जंग हो रही थी इब्राहिम लोदी की, बिहार भाग गया था, तो बिहार से इनका पीछा किया, फिर बंगाल में पहुंच के इनको खत्म किया और यहाँ अपनी सल्तनत स्टैब्लिश कर ली, मुगल डायनेस्टी। तो मुगल डायनेस्टी में आपको बताऊं, आपने ऊपर नोट किया होगा कि 2 हिस्सों में लिखा है, 1526 से 40 तक और 1555 से 1857 तक। बीच का 15 साल का रूल सूरीज का रहा। सूरीज ने हमला किया और इधर सूरी डायनेस्टी रही 15 साल, वापस फिर दोबारा मुगल स्टैब्लिश हो गई। तो इतनी चीजें। अच्छा, एक और चीज बताता चलूं, इसने एक कॉइन चलाया जिसका नाम था शाहरुखी कॉइन, जो सिल्वर कलर का था, सिल्वर था। अब बात करते हैं ऑटोबायोग्राफी। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है तुजूक बाबरी, जो ओरिजिनली टर्किश में लिखी हुई है और इसको अब्दुल रहीम खान खाना ने पर्शियन में ट्रांसलेट किया अकबर के पीरियड में। और बाबर के बारे में एक बात और बता दें कि ये एक पोएट भी था और इनकी पोएट्री कलेक्शन का नाम मुबैयान है। इसके अलावा रिसाला-ए उसाज, ये कलेक्शन ऑफ लेटर है। और इनकी टॉम जो है ना वो काबुल में है, काबुल अफगानिस्तान में ये दफन हुए हैं। इनका बरियल 2 बार हुआ, एक बार आगरे में हुआ, उसके बाद इनकी वसीयत थी काबुल में। उसके कुछ महीने बाद जब इनकी उलेमाओं से तय हुआ कि अब लाश सड़ना बंद हो गई होगी, जितना कुछ उसमें लाश में डिके होना होता है वो हो जाता है, तो वहां से निकाल के काबुल में जाके दफन किया गया। तो ये 1526 से 30 तक रहे। इनके मेन पॉइंट है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसके आगे का। आइए क्विक रिवीजन करते हैं अगले मुगल शासक जो हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। तो इनका पीरियड 1530 से 40 तक रहा, फिर 55 से 56 तक रहा। 1530 से 40 के बीच और 40 में इनको शेर शाह सूरी हरा कर भेज देता है, हार जाते हैं, ये भाग जाते हैं और वापस। तो पहली बात करते हैं 1539 में इनकी बैटल हुई चौसा की, इससे हुई शेर शाह सूरी से, जिसमें कुछ हद तक शेर शाह सूरी को विक्ट्री मिली थी। वो फुल विक्ट्री जो मिली है, फुल डिफीट जो हुई हुमायूं की, वो बिलग्राम या कन्नौज की बैटल में हुई 1540 में। और उसके बाद हुमायूं जो हैं जंगलों में घूमते हैं, भटकते हैं और ईरान जाते हैं, वहाँ के बादशाह से मदद लेते हैं, फिर वापस लौटते हैं। इसके बीच में इनकी एक बैटल और हुई है मच्छीवाड़ा, उसके बारे में जिक्र मैं अभी नहीं कर रहा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सिर्फ उसके क्विक रिवीजन है। तो बाकी डिटेल आप
जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बैटल ऑफ सरिंद हुई 1555 में। सिकंदर शाह सूरी डायनेस्टी का अगला शासक था, जो शेरशाह सूरी के बाद उनमें आपस में सक्सेसर को लेकर जंगें चल रही थी, कमजोर हो चुकी थी सूरी डायनेस्टी। हुमायूं इसका फायदा उठाते हैं, जंग जीतते हैं और वापस मुगल डायनेस्टी स्टैब्लिश कर लेते हैं। अगले साल जब ये अपनी लाइब्रेरी से गिरते हैं, कहाँ से, दीन पना लाइब्रेरी जो इन्होंने दिल्ली में बसाई थी, ये एस्ट्रोलॉजिकल लाइब्रेरी थी, एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड लाइब्रेरी थी। तो क्वेश्चन आया था, मुगल रूलर हु डाइड आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम स्टेयरकेस इन द लाइब्रेरी की स्टेयरकेस से गिरने के बाद किसकी मृत्यु हुई, तो वो थे हुमायूं। ये उस लाइब्रेरी से गिरे, दीन पना लाइब्रेरी। तो दीन पना सिटी ये भी दिल्ली में इन्होंने बसाई थी और इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली ले आए, यानी बाबर कर रहे थे आगरे से रूल, ये दिल्ली ले आए वापस। तो ये दीन पना सिटी इन्होंने बसाई दिल्ली के अंदर। अब इसके बाद इनकी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, हुमायूं नामा, इनकी बायोग्राफी जो इनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी है। बस हुमायूं के लिए इतना ही काफी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहते हैं अकबर के बारे में, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इनका जन्म 1542 अमरकोट या उमरकोट जो पाकिस्तान के पंजाब में है वहां हुआ। जिस टाइम हुमायूं भटक रहे थे जंगलों में, उसी टाइम ये 1542 में पैदा हुए उमरकोट में। और बहुत लंबा है अकबर का पीरियड, क्योंकि 1556 से 1605 तक लगभग 49 ईयर्स इन्होंने हुकूमत की है। तो इतनी बड़ी हुकूमत को एक वीडियो में आना तो मुश्किल था, पर हम सिर्फ मेन पॉइंट इसके डिस्कस करते हैं ताकि अभी आने वाले एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन हो सके। तो दो बैटल का जिक्र करेंगे। बैटल ऑफ पानीपत जो अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई। हेमू जो था ये आदिल शाह सूरी का गवर्नर था, और आदिल शाह सूरी जब सूरी की पावर खत्म हो गई तो इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट बादशाह घोषित करके अकबर पर हमला कर लिया। जब इसको खबर मिली कि हुमायूं फौत हो चुके हैं, मर चुके हैं, और एक 14 साल का बच्चा 13 साल का बच्चा तख्त पे बैठा है, तो उसने सोचा इससे बेहतर क्या होगा कि इस पे हमला कर दिया जाए। उस टाइम बैरम खान इनको लेके लाहौर में रुके हुए थे, और इधर से फौज लेके हेमू चला, और फिर वही ऐतिहासिक पानीपत के मैदान में हेमू और अकबर के बीच में दोबारा जंग शुरू हुई। अकबर की जगह बैरम खान लड़ रहे थे और उधर हेमू लड़ रहा था। एक तीर आके हेमू के आंख पर लगता है, वो गिरता है, और हेमू की फौज समझती है कि हेमू मर गए, उनकी फौज में भगदड़ मच जाती है। इसका फायदा उठाकर पानीपत की बैटल जीत लेते हैं। और दूसरी बैटल ऑफ खानवा 1576 में महाराणा प्रताप के साथ हुई। जरा देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अकबर की फौज में लड़ रहे थे मान सिंह, और महाराणा प्रताप की फौज में लड़ रहे थे हकीम खान। तो ये हिस्ट्री है जिसको हमने अब हिस्ट्री को हम बिगाड़ के और कहना चाहेंगे उसको धार्मिक रंग देके दिखाया जाता है और पढ़ाया जाता है, जबकि दोनों तरफ से अकबर की तरफ से मान सिंह थे और महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खान थे। खैर, ये दो बैटल्स हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं, अकबर के कुछ कामों के बारे में जानते हैं। देखिए, स्लेव सिस्टम को एबोलिश करने वाला अकबर। पर कौन सा स्लेव सिस्टम? उस जमाने में इंडिया में एक सिस्टम था कि जो वॉर प्रिजनर्स होते थे उनको अपना स्लेव बना लिया जाता था, यानी उन फौजियों को पकड़ लिया जाता था, उनको स्लेव की तरह रखा जाता था। अकबर ने क्या कि नहीं, इनको स्लेव बनाना सही नहीं है, या तो इनको फौज में ही इनको भर्ती दी जाए या इनको अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने दिया जाए। तो स्लेव सिस्टम को एबोलिश किया अकबर ने। इसके अलावा पिलग्रिमेज और जजियत एबोलिश किया, ये दूसरा काम था। मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाले अकबर थे। दीन इलाही कुछ लोग इसको मजहब कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं इससे कोड ऑफ कंडक्ट था, जो सूरह कुल पर बेस्ड था। सूरह कुल की मीनिंग होती है पीस फॉर ऑल, सभी के लिए शांति। इस पर बेस्ड था ये दीन इलाही, जिसमें सभी धर्मों की थोड़ी थोड़ी बातें इन्होंने डाली थी। इसके अलावा झरोका दर्शन इन्होंने शुरू किया। तुलादान, झरोका दर्शन यानी बालकनी में आके अपने को दिखाना, ही झरोका दर्शन था। तुलादान अपनी बर्थडे पर, अपने जन्मदिन पर अपनी वजन के बराबर सिक्के दान करना, ये अकबर ने स्टार्ट किया। और 10 साल सिस्टम यानी रेवेन्यू फॉर 10 ईयर्स, 10 साल को कहते हैं 10 साल के लिए रेवेन्यू फिक्स करना, ये अकबर के नाम पर अकबर के जो इकोनॉमिक्स है टोटल वन ने किया था। तो टोटल वन का ऑप्शन होगा तो हमें उस पर टिक लगाना पड़ेगा, नहीं तो अकबर को। ये होगा अकबर के कुछ पॉइंट्स, क्योंकि इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे की बात फिर आगे जानते हैं अब अकबर के बारे में। देखिए, अकबर के नवरत्न के बारे में या 9 ज्वेल्स के बारे में जान ले थोड़ा सा। नवरत्न क्या थी? तो अकबर की कैबिनेट मानी जाती है, ये अकबर के खास लोग माने जाते हैं नवरत्न। इन 9 नामों में अक्सर ऐसा भी आ जाता है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट कंसीडर्ड एज द नवरत्न ऑफ अकबर। इन 9 के अलावा कोई अपने पास से नाम दे देगा, जिसमें है कि अबुल फजल जो राइटर थे आईना अकबरी के, जो अकबर की बायोग्राफी है, और यही दीन इलाही के पहले पुरोहित या फर्स्ट प्रीचर माने जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से बाद में इनको जहांगीर जो है ना वीर सिंह बुंदेला के जरिए मरवा देगा। फैजी ये भी एक राइटर थे, हिंदी राइटर थे। इसके अलावा इनके म्यूजिशियन थे तानसेन। चौथे नंबर पे थे बीरबल, जिनका रियल नेम था राजा महेश दास। ओनली हिंदू रूलर हु एक्सेप्टेड दीन इलाही, ये भी क्वेश्चन आता है नेम ऑफ हिंदू रूलर हु एक्सेप्टेड दीन इलाही, वो थे राजा महेश दास। अब्दुल रहीम खान, जनरली इनको रहीम नाम से भी जाना जाता है, हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए हैं रहीम। ये अकबर के मुंह बोले बेटे भी थे और अकबर के उस्ताद के बेटे थे। उनके इंतकाल के बाद, उनकी डेथ के बाद इन्होंने उनको गोद ले लिया था, उनको बाद में खाना का टाइटल दिया था अकबर ने। तो अब्दुल रहीम नाम था और हिंदी में इनको हम रहीम नाम से जानते हैं। इन्होंने तुजूक बाबरी को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था।
मानसिंह ये एक मनसबदार थे, जो आपको मैंने बताया अकबर ने मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट किया था। ये मनसबदार थे, फैमिली को छोड़ दें यानी सलीम को छोड़ दें, सबसे बड़ा मनसब इन्हीं के पास था, सबसे बड़ी मनसब के मालिक थे मानसिंह। टोडर मल ये इकोनॉमिक एडवाइजर थे और इन्होंने देहसाल सिस्टम बनाया था, तो देहसाल भी इन्हीं का बनाया हुआ है। और दूसरा जब्ती सिस्टम, तो जब्ती और देहसाल ये दोनों टोडर मल के हैं, नाम अकबर पर ही आता है। और दूसरे भगवान दास, ये भी एक मनसबदार थे। मुल्ला दो प्याजा, ये अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए फेमस थे और अकबर को हंसाने का काम करते थे, मुल्ला दो प्याजा। आइए जानते हैं अकबर के टाइम में कुछ बुक्स ट्रांसलेट की गई, इंडिया की हिस्टोरिकल बुक्स जिनको पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया है। तो बहुत लंबी लिस्ट पर इस टाइम क्विक रिवीजन में मैं 3 किताबों का नाम लूंगा। एक महाभारत, जिसको रज़्मनामा के नाम से जाना जाता है, रज़्मनामा। तो ये रज़्मनामा अब्दुल कादिर बदायूनी या खाली बदायूनी नाम से जानते हैं, इन्होंने की है। इसके अलावा रामायण का भी बदायूनी अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा है। इसके अलावा पंचतंत्र का फैजी ने, यही हिंदी राइटर फैजी अबुल फजल के भाई, इन्होंने पंचतंत्र का किया था। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताना चाहता था जो छूट गया पिछली, इससे पहले लिखा था जब पॉइंट, कि ये अकबर के पीरियड की डोमिनेंस लेडी कौन थी? वो थी महामंगा, ये इनकी फूफी थी महामंगा। इनका डोमिनेंस रहा अकबर का, इसी वजह से अकबर का स्टार्टिंग का 18 साल तक की उम्र का रूल जो है रूल ऑफ पेटीकोट कहलाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि कौन से राजपूत थे जिन्होंने अकबर की सुपरमेसी एक्सेप्ट नहीं की थी? तो वो थे सिसोदिया ऑफ मेवाड़। तो इन जनरल खाली मेवाड़ के राजपूत याद रखेंगे तो भी आपको याद रहेगा, मेवाड़ के राजपूतों ने अकबर की सुपरमेसी एक्सेप्ट नहीं की थी। तो ये मेन बातें हो गई अकबर के बारे में। और आज कंस्ट्रक्शन की बात करें अकबर की, उससे पहले कुछ पॉइंट अकबर के बारे में वो जान लें कि अकबर का पीरियड जो है वो गोल्डन पीरियड ऑफ हिंदी लिटरेचर कहलाता है, क्योंकि इसके टाइम में बहुत हिंदी की लिटरेचर, सॉरी हिंदी के बहुत से राइटर्स और पोएट मौजूद थे। स्पेशली तुलसीदास जो रामचरितमानस के राइटर हैं, वो अकबर के कंटेम्प्रेरी थे या अकबर के समकालीन थे। इसके अलावा अकबर से एक क्वेश्चन और बनता है कि नेम ऑफ मुगल रूलर हु विजिटेड अजमेर फ्रॉम आगरा ऑन फुट। तो आगरे से अजमेर पैदल जाने वाले बादशाह ये भी अकबर ही थे। ही वॉज फॉलोवर ऑफ हजरत सलीम चिश्ती। हजरत सलीम चिश्ती वो तो सूफी सेंट, और उनकी टॉम ही इन्होंने बनवाई थी फतेहपुर सीकरी में। आइए अब बात करते हैं इनके कंस्ट्रक्शंस की। तो आगरा फोर्ट, जिसको आगरे का लाल किला या रेड फोर्ट भी कहा जाता है, लाहौर फोर्ट और इलाहाबाद फोर्ट। इसके अलावा इबादत खाना, ये रिलीजियस पार्लियामेंट कहलाता था। इसी में उन्होंने सारी बहस करवाई, डिफरेंट रिलीजन के बीच में उन्होंने डिबेट करवाई और वहाँ से उन्होंने दीन इलाही की बेस बनाई। बुलंद दरवाज़ा बनाया इन्होंने फतेहपुर सीकरी में, और इन द मेमोरी ऑफ विक्ट्री ऑफ गुजरात, गुजरात की विक्ट्री पे इन्होंने ये बुलंद दरवाज़ा बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी को और स्टैब्लिश करने वाले भी वही है, और टॉम ऑफ हजरत सलीम चिश्ती ये भी इन्होंने बनवाई। हुमायूंस टॉम, हुमायूंस की टॉम जो दिल्ली में है वो भी अकबर ने ही बनवाई। लास्ट पॉइंट, अकबर के जो खुद टॉम है या अकबर का मकबरा जो है वो कहाँ है? वो सिकंदरा में नियर आगरा, आगरे में नहीं, आगरे के पास जगह है सिकंदरा, वहां पर है। तो ये थे सारी बातें अकबर के बारे में। आइए अब जल्दी से जान लेते हैं जहांगीर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए अब कुछ बातें जानते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर जिनका पीरियड 1605 से 27 तक चला, इनका बचपन का नाम सलीम या शेख सलीम था। ये हजरत सलीम चिश्ती जो चिश्ती ऑर्डर के एक सेंट हैं, उनके नाम पर जिनको अकबर माना करता था, इनका नाम रखा, इसलिए इनको शेख बाबा भी कहा जाता है। अकबर के 3 बेटों में से एक थे सलीम, दूसरे दानियाल और तीसरे मुराद। तो 3 बेटे हुए हैं जिनमें से एक सलीम थे। ये फेमस थे आर्ट एंड पेंटिंग के लिए, इसके अलावा जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। इस न्याय के लिए इन्होंने जंजीर अदल या चैन ऑफ जस्टिस बनवाई थी रेड फोर्ट आगरे में। तो अगर कोई किसी को परेशानी है, इमरजेंसी है, तो उसको घंटी को बजा दे तो जहांगीर उसको फौरन बुला लिया करते थे मुकदमा सुनने के लिए। और जहांगीर के साथ उनके मुकदमे में उनकी एक वाइफ जिनका नाम नूरजहां है, रियल नेम जिसका रियल नेम है मेहरुन्निसा, ये भी जहांगीर का साथ दिया करती थी, मुकदमे सुना करती थी। पातशाही बेगम भी इनको कहा गया है। और इन्होंने ही, नूरजहां ने ही टॉम ऑफ इत्मादुद्दौला बनवाई, जो जहांगीर के ससुर की यानी नूरजहां के वालिद की, फादर की टॉम है। तो तब पूछा जाता है कि इत्मादुद्दौला टॉम किसकी है? और इत्मादुद्दौला की जो टॉम है इसको फर्स्ट ताज भी कहा जाता है। तो अगर पूछ ले व्हिच बिल्डिंग इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट ताज, तो टॉम ऑफ इत्मादुद्दौला फर्स्ट ताज, यानी कहा जाता है कि ताजमहल इसकी कॉपी है या ताजमहल की इंस्पायरेशन इससे मिली है इत्मादुद्दौला से। और इन्होंने, इनके बेटे खुसरो ने इनके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, और उस रिवोल्ट में उस खुसरो ने जाके पनाह ली सिख गुरु अर्जुन देव जी के पास। तो जहांगीर ने उन्हीं को एग्जीक्यूट कर दिया। तो पूछा जाता है कि 5th गुरु को किन्होंने किल किया? तो 5th गुरु को किल करने वाला जहांगीर है। उसके अलावा इनके टाइम में 2 यूरोपियन विजिटर्स इंडिया आए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक विलियम हॉकिंस, दूसरा थॉमस रो। तो विलियम हॉकिंस को इन्होंने इंग्लिश खान का टाइटल दिया था, ये 1608 में आया था, और 1615 में आए थे थॉमस रो। तो इनकी मेमो जो है, ये मेमोइड लिखा जाता है, बोला मेमो जाता है। इनकी मेमो का नाम है तुजूक जहांगीरी। इसमें अपनी मेमोरी शेयर करिए बादशाह ने, इसके अंदर अपने किस्से लिखे हैं। तो ये तुजूक जहांगीरी जहांगीर ने खुद लिखी है।
और इनकी जहांगीर की डेथ होने के बाद इनकी टॉम जो है वो लाहौर में शाहजहाँ में है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जहांगीर के बारे में। आइए जल्दी से जानते हैं शाहजहाँ को। अब बात करते हैं शाहजहाँ की। 1627 से 58 तक का पीरियड। 58 में इनके बेटे औरंगजेब इन्हीं को तख्त से हटा के और नज़रबंद करके और कब्जा कर लेते हैं हुकूमत पर। वही 4 साल बाद प्रिजन में 62 में इनकी डेथ होती है। इनका पीरियड जो है गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर या गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल भी कहलाता है, क्योंकि इनके पीरियड में इंडिया में सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स बनी और सबसे ज़्यादा मॉस्क इन्हीं के टाइम में बनी। ताजमहल भी इन्हीं के टाइम में बना, और आप सब जानते हैं कि ताजमहल किसकी मेमोरी में बना है? मुमताज महल की मेमोरी में बना है। और मुमताज महल का रियल नेम क्या था ये भी पूछता है। रियल नेम क्या था मुमताज महल का? तो अर्जुमन बानो, ये इनका रियल नेम था। इसके अलावा दिल्ली की जामा मस्जिद वो भी इन्होंने ही बनाई, और दिल्ली की जामा मस्जिद दिल्ली की जो इनकी बेटी जहांआरा के सुपरविजन में बनी है। तो बनवाई औरंगजेब को शाहजहां ने है, और इसके भी आर्किटेक्ट जो थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे, पर इसका सुपरविजन जो है जहांआरा ने किया, जो इनकी डॉटर थी जहांआरा। तो जहांआरा के सुपरविजन में जामा मस्जिद दिल्ली की बनी। आइए कुछ इनकी इमारतें वो जानते हैं। रेड फोर्ट दिल्ली, जिसको किलाए मुबारक भी कहा जाता है, किलाए मुबारक, और इसमें 2 मेन कंपाउंड है, दीवाने खास और दीवाने आम। इसके अलावा नगीना मॉस्क आगरे की, ये भी इनकी बनाई हुई है। 2 मोती मस्जिदें इन्होंने बनवाई, एक आगरा में एक लाहौर में। आगरे के फोर्ट के बराबर में आगरा की है जो इनके दादा ने बनवाया था आगरे का फोर्ट। लाहौर का फोर्ट भी इनके दादा का बनाया हुआ है, यानी अकबर का, उसी में इन्होंने 2 मोती मस्जिद बनवाई है। इसके अलावा शीश महल 2 बनाए इन्होंने, एक आगरा में एक लाहौर में। शालीमार गार्डन लाहौर में, जहाँ इनके फादर जहांगीर की कब्र है, वही इन्होंने शालीमार गार्डन बनाया है। इनके 4 बेटे थे, जिसमें से एक दारा शिकोह जो सबसे बड़े थे, जिनको ये शहजादा बुलंद इकबाल कहा करते थे, और इनको एक कंसीडर किया जाता है कादरी ऑफ सूफी ऑफ कादरी ऑर्डर। इसके अलावा शाहशुदा, औरंगजेब और मुराद। तो औरंगजेब तीसरे नंबर के बेटे थे, जो आगे कैप्चर कर लेंगे थ्रोन को और आगे हुकूमत करेंगे। लास्ट ही वाज फेमस फॉर डेक्कन पॉलिसी। इतना इनके बारे में काफ़ी है फिलहाल कोई रिवीजन में। आइए जानते हैं औरंगजेब के बारे में। आइए वीडियो खत्म करने से पहले जल्दी से जान लेते हैं लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ मुगल। तो मुगलों के लास्ट पावरफुल रूलर थे औरंगजेब, अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद आलमगीर पातशाह गाजी उर्फ औरंगजेब। तो इसका लंबे नाम में इतना जान लीजिए, इनका चाइल्डहुड नेम था आलमगीर, और फेमस है जिंदा पीर। ये जिंदा पीर इसलिए भी कहलाते थे, ये बहुत ज़्यादा परहेजगार थे, और ये बादशाह बनने के बाद भी दरबार का एक पैसा नहीं लिया करते थे। ही यूज्ड टू स्टिच कैप एंड रिटन कुरान फॉर लाइवलीहुड। जिंदा रहने के लिए टोपियां सीते थे और कुरान शरीफ लिखते थे। तो इसी तरह से सल्तनत पीरियड में एक बादशाह और गुजरे हैं जिनको दुर्वेश किंग कहा गया है। अगर आपको उनका नाम याद आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा वो कौन थे जो दुर्वेश किंग कहलाते थे। पिछली वीडियो में मैंने उनका जिक्र किया है। तो इनकी सक्सेशन की वॉर्स तो बहुत सी हैं, पर फिलहाल मैं कुछ वॉर्स के बारे में जिक्र करूंगा जो खास अभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहली वॉर ऑफ बहादुरगढ़ या बहादुरपुर, ये 1558 में हुई थी। इन्होंने दारा शिकोह के खिलाफ शाह शुजा को चढ़ा दिया, और शाह शुजा और दारा शिकोह में लड़ाई लड़वा दी। इसके बाद खुद लड़े धर्मट में। तो 58 में ही धर्मट में इन्होंने मुराद को अपने साथ मिला लिया। तो औरंगजेब और मुराद ने मिलकर दारा शिकोह को डिफीट किया, पर अभी पूरी तरीके से दारा शिकोह हारे नहीं है। फिर लास्ट बैटल दारा शिकोह की, जो बैटल ऑफ देवराई कहलाती है, अजमेर के करीबी जगह है देवराई, इसमें मार्च 1659 में ये फाइनल डिफीट थी दारा शिकोह की, जो इनके बड़े भाई थे। इसके बाद इन्होंने 9th सिख गुरु टेक बहादुर को भी एग्जीक्यूट किया। इनके टाइम में कई रिवोल्ट्स हुए, जिसमें सिख रिवोल्ट भी एक है। डिटेल वीडियो में आप जाके इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। फिलहाल क्विक रिवीजन में इतना ही कि सिख टेक बहादुर को इन्होंने एग्जीक्यूट किया। इसके अलावा इनका एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ हिंदू मनसबदार। तो जैसे कि लोग समझते हैं कि हिंदू विरोधी थे, अगर इतने ज्यादा विरोधी होते तो सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदारी सिस्टम अकबर ने शुरू किया, पर इनके दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार थे। इसके अलावा जजिया इन्होंने रीस्टार्ट कर दिया। इनकी बुक का नाम फतावा आलमगीरी है। और इनकी लाइए कुछ इनके कंस्ट्रक्शन की बात भी कर लें तो इन्होंने मोती मस्जिद बनवाई दिल्ली में, पर कहा जाता है ये भी इनकी बहन जहांआरा ने बनवाई थी। बादशाही मस्जिद लाहौर में। इसके अलावा बीबी का मकबरा जो राबिया दुर्रानी की टॉम है, जो राबिया दुर्रानी इनकी वाइफ की टॉम है, वो भी इन्होंने बनवाया।
इसके अलावा इन्होंने कुछ चीज़ों को बैन किया, जैसे झरों का दर्शन जो अकबर ने किया था, तुलादान अकबर का, यह भी बैन कर दिया। नोरोज फेस्टिवल, आप जानते हैं नोरोज फेस्टिवल किसने शुरू किया, यह भी सल्तनत पीरियड में शुरू किया गया है। अगर नाम याद आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि नोरोज फेस्टिवल सल्तनत पीरियड में किसने स्टार्ट किया था। ये एक पर्शियन न्यू ईयर होता है, इसको नोरोज बोलते हैं, ये भी इन्होंने बैन किया। सती सिस्टम को बैन किया। मॉडर्न इंडिया में आप जानते हैं सती सिस्टम को बैन करने वाले विलियम बेंटिंक हैं और राजाराम मोहन राय की मदद से, और इससे पहले सती को मिडिवल पीरियड में बैन कर चुके थे औरंगजेब। म्यूजिक बैन की, पर खुद जो है वीणा बजाया करते थे, वीणा एक ओल्ड वर्जन ऑफ गिटार होता है, ये वीणा बजाया करते थे खुद भी। कलमा ऑन कॉइन इन्होंने बैन किया। ये सारी बातें हैं। तो ये 1658 से 1707 तक इनका रूल रहा, सबसे लंबा पीरियड, और कैप्चर्ड मैक्सिमम पोर्शन ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा एरिया जीतने वाले भी औरंगजेब हैं। तो ये इनके बारे में मेन पॉइंट्स हो गए। आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर समझ में आया हो और वीडियो यूजफुल लगी हो तो अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए जो अलीगढ़ की इंडो इस्लामिक की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी कंपटीशन की जिसमें अवेयरनेस या जीके आती है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हेल्पफुल है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।